मोदी के 3 मंत्रियों ने 3 बार धनखड़ को फोन किए। ये बताया कि पीएम मोदी आपसे नाराज है, उनसे मुलाकात भी की, लेकिन नहीं माने धनखड़ साहब। और अब मैं आपको बताने वाली हूं जो नई डिटेल सामने आई है। और तो और वाइस प्रेसिडेंट की ये जो रेस है, चुनाव की ये जो रेस है, उसमें 6 नाम कौन से हैं और इंडिया गठबंधन कौन सा चेहरा उतार सकती है, क्या कर सकती है, सब कुछ आपको पता चलेगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में मोदी के 3 मंत्रियों ने धनखड़ को खूब चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी नहीं माने। जब धनखड़ को बताया गया मंत्रियों के द्वारा कि पीएम मोदी आपसे नाराज है, फिर भी क्यों अड़े रहे धनखड़, इसके पीछे की वजह क्या है। तीसरा है इंडिया किसे बनाएगा वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार और इसके पीछे के पूरे आंकड़े क्या है। चौथा है उपराष्ट्रपति रेस में वो 6 नाम कौन से हैं और इसी की तैयारी शुरू हो गई है, यानी चुनाव आयोग की तैयारी शुरू हो गई है। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा वो हमको जानना है। और 5वां है घर लौटकर सामान क्यों पैक करने लगे थे धनखड़, जैसे इस्तीफा देकर आए घर आकर सामान पैक करने लगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग में खेल कर गए धनखड़। भाई मैंने आपको कल भी अपने शो में बताया था कि बीजेपी चाह रही थी कि जस्टिस वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव लाकर पहले लोकसभा में चर्चा हो, बीजेपी उस पर चर्चा करे, अपनी राजनीति करे और उसके बाद वो पास हो। लेकिन धनखड़ साहब ने क्या किया, बीजेपी के प्लान के विरुद्ध जाकर राज्यसभा में उसको पास करा दिया, और वो भी विपक्ष के द्वारा। यानी वो जो महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ उसमें से 63 विपक्ष के नेताओं के नाम थे। तो भाई बीजेपी के प्लान के खिलाफ जाकर विपक्ष को ताकत दे दी। अब विपक्ष ये बोल सकता है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ हमने महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पास करवाया है, बीजेपी ने नहीं। तो यही जो बीजेपी के प्लान पर पानी फेर दिया धनखड़ साहब ने, उससे प्रधानमंत्री मोदी भी नाराज हो गए। और ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने अचानक किया धनखड़ साहब ने। धनखड़ साहब को पहले ही मोदी के मंत्रियों द्वारा बताया जा चुका था, चेतावनी दी जा चुकी थी कि अब आप रुक जाइए, लेकिन धनखड़ साहब ने नहीं सुनी। राज्यसभा में पास के बाद मोदी के 2 मंत्रियों ने फोन किया था। उन 2 मंत्रियों का नाम है नड्डा और रिजिजू। जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू फोन करके बोलते हैं धनखड़ साहब को कि प्रधानमंत्री मोदी नाराज हैं और वो जो आपने महाभियोग प्रस्ताव पर राज्यसभा में ये जो भी कर दिया है उससे वो खुश नहीं है। लेकिन उसके बाद धनखड़ साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं मैंने जो भी किया है नियमों के अनुसार किया है, कानूनों के अंदर रहते हुए किया है। तो मतलब वो अड़े रहे, उन्होंने जो बात रिजिजू और नड्डा कह रहे थे उनको मानी नहीं। चाहे ये भी बोल दिया प्रधानमंत्री मोदी नाराज है, फिर भी नहीं सुनी और बोला कि मैंने जो किया है नियमों के हिसाब से किया है। फिर 2 मंत्री बोले लोकसभा में प्रस्ताव है, राहुल ने भी साइन किया है। भाई उन 2 मंत्रियों ने समझाने की कोशिश की, नड्डा और रिजिजू ने, धनखड़ साहब को कि देखिए लोकसभा में हमने, देखिए प्रस्ताव जो महाभियोग प्रस्ताव है लोकसभा में भी था और राज्यसभा में था। लोकसभा में जो था उसमें दोनों के साइन थे, बीजेपी और विपक्ष दोनों के साइन थे। और वही चाह रही थी बीजेपी कि लोकसभा से वो मोशन पास हो, उस पर चर्चा हो, उस पर बीजेपी की उसमें क्रेडिट हो, राजनीति हो। लेकिन धनखड़ साहब ने क्या किया, सब कुछ उधर छोड़ा और राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा पास करवा दिया। तो उनको बोला भी गया फोन पे कि भाई लोकसभा में प्रस्ताव है धनखड़ साहब और उस पर राहुल गांधी के भी साइन है, बीजेपी के भी साइन है, लेकिन फिर भी आप देखिए धनखड़ साहब अड़े रहे। और इसी का नतीजा था जो रिजिजू और नड्डा साहब, जो ये बीएससी की मीटिंग हुई थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 4:30 बजे, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि भाई 12:30 बजे वाली मीटिंग में तो रिजिजू और जेपी नड्डा थे, लेकिन 4:30 बजे वाली में नहीं थे। तो इससे धनखड़ जो है वो गुस्सा हो गए। तो वो चलाकर ये दोनों नहीं आए थे क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई थी। रिजिजू और जो ये दूसरे मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनकी बात नहीं मानी गई थी और इसलिए कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में टकराव देखने को मिला। अच्छा, बीजेपी को डर था कि इन्होंने जैसे राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास करवा दिया, तो कहीं जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी ना करवा दें, और वो भी राज्यसभा से, वो भी विपक्ष के हाथों, क्योंकि विपक्ष से तो मीटिंग कर ही चुके थे ना धनखड़। तो उनको ये डर था, तो इसलिए उन्होंने आगे ये चीज़ बढ़ने ही नहीं दी, पहले ही इस्तीफा करवा दिया। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी कहानियां गढ़ी जा रही है और ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है जस्टिस शेखर यादव ने क्या कहा था हिंदू मुस्लिम के लिए, मैं आप दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप भी जान रहे हैं। तो ये जो दोनों महाभियोग प्रस्ताव है ना, आप सोचिए कि विपक्ष वो है जो कि धनखड़ साहब को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया था उपराष्ट्रपति जी को, और अब वही विपक्ष आवाज़ उठा रहा है कि क्यों भाई धनखड़ साहब के साथ इतना गलत क्यों हुआ। खैर,
अब देखिए बीजेपी को ये डर था कि भाई जस्टिस शेखर यादव के मामले में भी सेम चीज़ ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। अच्छा, फिर एक और डिटेल सामने आती है कि एक बार नहीं हुआ, संसद सत्र के 5 से 6 दिन पहले भी रिजिजू ने फ़ोन किया था धनखड़ साहब को और उनको ये बताया था, पूरा उन्होंने बीजेपी का प्लान बताया कि लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव आएगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, पूरा अच्छे से जस्टिस वर्मा पे क्या करना है, महाभियोग प्रस्ताव पे क्या करना है, सब बताया। ठीक है भाई, संसद सत्र के एक दिन पहले भी रिजिजू ने फ़ोन करके बताया था कि धनखड़ साहब ये प्लानिंग है। ठीक है, लेकिन धनखड़ ने भी कोई भी उनको गारंटी नहीं दी, उन्होंने सुन लिया, चलिए ठीक है, सारी बात हो गई। नड्डा, रिजिजू, मेघवाल ने उनको कहा इंतज़ार करिए। इसमें अर्जुन राम मेघवाल भी आ गए, 3 मंत्रियों की जो हम बात कर रहे हैं। धनखड़ को कहा कि आप इंतज़ार कीजिए, लेकिन फिर भी धनखड़ साहब ने नहीं सुनी। धनखड़ रविवार और सोमवार को विपक्ष से मिले, उनसे चर्चा की और उसके बाद आपको पता है राज्यसभा में इन्होंने क्या किया, 3 मंत्री अलग अलग 3 बार धनखड़ से मिले। वो 3 मंत्री हैं जेपी नड्डा, रिजिजू और मेघवाल। ये तीनों अलग अलग जाकर 3 बार मुलाकातें की और उनको बताने की कोशिश की कि महाभियोग प्रस्ताव में क्या करना है। सरकार ने 3 बार बात की, लेकिन धनखड़ साहब नहीं माने और आज देखिए ना कुर्सी है। और इसके बाद जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई, उपराष्ट्रपति पद को इस तरीके से छोड़ देना, और किसका ट्वीट आया बताइए, किसका पोस्ट आया, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का, और वो भी बहुत रहस्यमयी। 3 लाइनें उन्होंने लिखी कि उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी गई और मैं उनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। वो जो एक पोस्ट था ना, वो भी बहुत रहस्यमयी था और वो ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह रहा था। अब देखिए क्या होगा भाई, तो अड़े रहे एकदम, ये पता होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नाराज़ है, वो नहीं सुना धनखड़ साहब ने, और रातों रात आपको पता है कि कैसे इस्तीफा आया और अभी तक किसी का भी बयान सामने नहीं आया। ऑफिशियल तौर पे कोई कुछ नहीं कह रहा है, धनखड़ साहब खुद बाहर आके नहीं बता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब बात आ जाती है कि भाई अब तो चुनाव होंगे, उपराष्ट्रपति नए चुने जाएंगे। तो देखिए 19 सितंबर से पहले 60 दिनों के अंदर चुनाव होना तय है। इलेक्शन कमीशन ने तैयारी चालू कर दी है। अगर मैं आपको संसद का गणित बताती हूँ तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मिलकर जितने सांसद हैं वो वोटिंग करेंगे, प्रेफरेंस के हिसाब से टिक मार्क लगाएंगे जो भी उम्मीदवार होंगे, और वो सीक्रेट बैलेट पेपर पे वोटिंग होगी। उसमें आपका हमारा कोई काम नहीं है, जो भी करेंगे सांसद करेंगे। मतलब जो वोटर्स हैं वो ये सांसद हैं। और क्या है इनकी संख्या, 782। ये मतदान के पात्र हैं, ये टिक लगाएंगे कि भाई कौन उपराष्ट्रपति हम चुन रहे हैं। जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा 392 है। जो भी जीतेगा उसको ये आंकड़ा इन 700 जो मैंने आपको नंबर बताया उसमें से करना होगा लोकसभा और राज्यसभा में। इंडिया को एक होकर चुनना होगा चेहरा। देखिए इसमें इंडिया गठबंधन इसलिए इस बार खेल कर सकती है कि भाई पिछली बार जब उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो इंडिया गठबंधन के पास इतना बल नहीं था, और अभी भी देखिए उतना नहीं है कि ये खेल कर देगी। लेकिन फिर भी अगर हम देख लेते हैं कि कांग्रेस के 99, समाजवादी पार्टी, एआईटी से इनके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो अगर इंडिया गठबंधन लोकसभा और राज्यसभा में पूरी तरीके से एक हो जाता है तो अपने उम्मीदवार पर खेल कर सकता है, या कोई भी, भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेफरेंसेस चुनने होते हैं, तो उस पर इंडिया गठबंधन खेल कर सकता है। अपना चेहरा कौन सा उतारेगा कि भाई सिंबॉलिक तौर पर तो आपको एक चेहरा उतारना ही पड़ेगा ना। बीजेपी जो चेहरा उतारेगी उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन को भी उतारना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया पार्लियामेंट का अभी 787 का आंकड़ा है, आपको एटलीस्ट 394, 390 इस तरीके से आपको चाहिए। बीजेपी के पास 422 MPs हैं, तो बीजेपी तो वैसे भी देखिए मेजॉरिटी से ऊपर ही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस कह रही है कि हम सिंबॉलिक तौर पर, हम एक मैसेज देने के तौर पर ये चुनाव लड़ेंगे। देखिए ऑपोजिशन ब्लॉक विल कलेक्टिवली डिसाइड ऑन वीपी इलेक्शन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा कि हम पूरी तरीके से अपना एक जो सबसे बात करके अपना एक चेहरा उतारेंगे। अभी उसकी डिटेल में आगे दूंगी, लेकिन आप ही देखिए उपराष्ट्रपति केस में अभी 6 बड़े नाम, रेस में अभी 6 बड़े नाम कौन से हैं। ईसी की तैयारी शुरू हो चुकी है और देखिए अगस्त में संभावना जताई जा रही है कि चुनाव हो जाएंगे। अब जो एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो नाम सामने आ रहे हैं, कुछ नए नाम इसमें जुड़े हैं। सबसे पहला है थावरचंद गहलोत, वरिष्ठ नेता है, दलित समुदाय के प्रमुख चेहरा है, मध्य प्रदेश से आते हैं, कर्नाटक के राज्यपाल हैं, मंत्री रह चुके हैं, संसदीय बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं और दलित राजनीति भी बीजेपी कर सकती है इनसे।
ओम माथुर है सिक्किम के राज्यपाल, राजस्थान से आते हैं, मोदी शाह के करीबी हैं, गुजरात के प्रभारी रहे हैं जब मोदी उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं। तीसरा देखिए आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के राज्यपाल हैं, बीजेपी की जो मुस्लिम राजनीति है वो इससे हो सकती है। बिहार और बंगाल चुनाव में फ़ायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप भी जान रहे हैं बिहार और बंगाल चुनाव में कितने मुस्लिम हैं, तो एक तरीके से वो जो एक तमका लगता है कि बीजेपी ने कोई भी बड़ा मुस्लिम वरिष्ठ नेता किसी भी बड़े पद पे नहीं बिठा रखा है तो वो हट जाएगा। फिर हरिवंश नारायण सिंह का आपने नाम पहले भी सुन लिया है, जेडीयू से आते हैं, राज्यसभा में उपसभापति है, इंटरिम तौर पर वो ही जिम्मेदारी संभालेंगे और उनको वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है। रमा देवी हैं, बिहार की वरिष्ठ राजनेता हैं, 3 बार चुनाव जीती हैं, दलित चेहरा हैं, तो वो भी एक तरीके से ऑप्शन हो सकता है। रामनाथ ठाकुर, इनका नाम सामने आ रहा है, जेपी नड्डा से तो इनकी मुलाकात भी हुई है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बड़े पुत्र हैं ये, और अभी हाल ही में न्यूज़ 24 ने इनसे बात की जब वो संसद में आए थे, तो उन्होंने हालांकि ये कहा कि मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी ये एक बड़ा और चर्चित चेहरा नाम सामने आया है। जेडीयू से बिहार के आरएस सांसद हैं, ईबीसी और ओबीसी की राजनीति इससे बीजेपी कर सकती है। और भी बहुत सारे नाम हैं कि भाई नीतीश कुमार को बना देंगे, बिहार चुनाव में खेला कर देंगे नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना के, और बिहार में बीजेपी अपना सीएम चेहरा बना देगी। फिर शशि थरूर का नाम सामने आ रहा है कि शशि थरूर को अपने पास लाकर वो पूरा समीकरण बदल देगी। फिर बड़े केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आए, शिवराज, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, बहुत से वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आए, मनोज सिन्हा का नाम सामने आया। तो देखिए ऑफिशियल तौर पर नहीं, ये सब कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक सूत्रों के हवाले से एक मीडिया चैनल को जब जानकारी मिली तो पीएम मोदी के विदेश से आने के बाद ही फैसला होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी से नहीं होगा वो नेता जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा, तो दूसरा हमारा गैस जाता है कि या तो एनडीए से होगा। तो इस पे अभी बहुत सारे सवाल हैं, ऑफिशियल तौर पे कुछ आया नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि मोदी अभी लंदन गए हुए हैं, वो मलेशिया गए हुए हैं, वहाँ से जब लौटेंगे तब इस पे फैसला होगा। और देखिए कैसे एक किस्सा सामने आया है, घर लौटकर सामान क्यों पैक करने लगे थे धनखड़ कि भाई पहले तो रातों रात वो राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ के वो राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं और अपना इस्तीफा दे देते हैं। फिर उसके बाद पता चल रहा है कि वो जैसे ही घर पहुंचे और उनका जब इस्तीफा मंगलवार को मंजूर हुआ, राष्ट्रपति ने किया, तो वो तुरंत अपना सामान पैक करने लगे। तो आप सोचिए वो अभी किसी से मिल भी नहीं रहे हैं, एकांत में हैं, किसी भी मंत्री से नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कोशिश की कि भाई धनखड़ साहब से मिला जाए, उनसे पूछा जाए क्या परेशानी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो अभी किसी से मिल नहीं रहे हैं। संसद परिसर के उपराष्ट्रपति एनक्लेव में वो इस वक्त रहते हैं। अब उनको लुटियंस या कहीं और टाइप 8 का बंगला मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि कैसे किसी नेता से नहीं मिल रहे हैं धनखड़, एकांत में रह रहे हैं। अब ये खबर उड़ी थी कि उनका दफ्तर सील कर दिया गया है, ये कर दिया गया है, लेकिन उसका पीआईबी ने फैक्ट चेक कर दिया कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और देखिए इंडिया ग्रुप की जो पार्टीज़ है वो कह रही है हम कलेक्टिव डिसीजन लेंगे कि वीपी इलेक्शन में हमें क्या करना है। थोड़ा सा इतिहास बता देती हूँ, 2022 की बात है, वीपी इलेक्शन हो रहे थे, तो भाई एक तरफ धनखड़ थे, बीजेपी ने उनको खड़ा किया था, और एक तरफ कांग्रेस लेड ऑपोजिशन ने किन्हें, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मार्गरेट एल्वा को खड़ा किया था, और जाहिर सी बात है धनखड़ साहब जीत गए थे। थोड़ा सा और पीछे चली जाती हूँ, जब 2017 में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, तो उसमें ऑपोजिशन के कैंडिडेट थे गोपाल कृष्ण गांधी और एनडीए की तरफ से थे नायडू, और नायडू जो हैं वो 272 वोट से जीत गए थे। और अगर मैं आपको इनका आंकड़ा बता देती हूँ, 346 वोट से धनखड़ साहब जीते थे, और आप याद कीजिए उस टाइम पे टीएमसी ने वोटिंग से अब्सटेन कर लिया था, बाहर निकल गए थे। उनको बिल्कुल भी कांग्रेस से और पूरे ऑपोजिशन से ये नाराज़गी थी कि भाई हमसे कोई जिक्र नहीं किया गया। अगर आपने मार्गरेट अल्वा को ऑपोजिशन की तरफ से उतारा तो ममता बनर्जी ने कहा हमको तो कुछ बताया नहीं गया, हम तो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एब्सटेन कर लिया था। अब देखिए ये बात तो आप जान रहे हैं, 2019 में एनडीए की टैली थी लोकसभा में 343, और अब हो गई है 2024 में 292,
तो क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है, विपक्ष कुछ नैरेटिव सेट कर सकता है, विपक्ष कुछ खेला कर सकता है। देखिए, बड़ा खेला तो करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अभी भी बीजेपी यानी एनडीए के पास मेजॉरिटी ज़्यादा है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। अब वही कयास लगाए जा रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, बैलेट पेपर होगा, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं उसे, एक पेपर पे नाम लिखे जाएंगे और फिर आपको प्रेफरेंस बतानी पड़ेगी। कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे जगदीप धनखड़ का इस्तीफा 3 जनों ने करवाया है। एक तो नीतीश कुमार, या तो बीजेपी की राजनीति रही होगी, नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दो और बिहार चुनाव में खेला कर दो। दूसरे यशवंत वर्मा, इनके महाभियोग प्रस्ताव के कारण इनकी कुर्सी चली गई और वो पूरी कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरा है खड़गे ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर पार्लियामेंट में बेरोक टोक बोल रहे थे, धनखड़ साहब ने उनको टोका नहीं। जेपी नड्डा वहीं संसद में इनके बाद ही जैसे ही खड़गे ने बोलना खत्म किया तो जेपी नड्डा जो है गुस्सा हो गए कि क्यों माइन्यूट डिटेल्स ऑपरेशन सिंदूर की डिस्कस की करने दी जा रही है। बहुत कुछ हुआ और उसके बाद जेपी नड्डा ने ये भी बोल दिया कि तुम लोग जो बोलोगे वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, मैं जो बोलूँगा वो रिकॉर्ड पे जाएगा। जबकि ये बात आप भी जान रहे हैं कि क्या रिकॉर्ड पे जाएगा क्या नहीं जाएगा वो उपराष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। तो ऐसे बहुत सी कयास लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कोई ऑफिशियल तौर पर जानकारी नहीं है। ये बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े सोर्सेज की तरफ से खबर है। इस पे आगे क्या होगा, ऑफिशियली कुछ ऐलान होता है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।